गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे थोड़ा से और कुछ टॉपिक्स की, जिसमें पहला है सेवरेबिलिटी, यानी कि अलग करने की क्षमता। अब इसमें क्या सीन है, ये क्या टॉपिक है कि क्या होता है कि जब भी कई बार कोई एप्लीकेंट कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन मांगता है जो इस तरीके की है जिसको डिस्क्लोज़ करने में प्रॉब्लम है, राइट, जिसको डिस्क्लोज़ करना अलाउड नहीं है। अब आपको भी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है और डिस्क्लोज़ भी नहीं कर सकते, तो फिर कैसे काम चलेगा। तो उसमें ये सीन रहेगा कि कई बार ऐसा होता है कि जो इन्फॉर्मेशन आपने मांगी है वो हम आपको पूरी की पूरी तो प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे, बस उसका एक पार्ट जो डिस्क्लोज़ कर सकते हैं, राइट, जो डिस्क्लोज़ कर सकते हैं, हो सकता है उसका वो पोर्शन हम आपको बता देंगे, या वो पोर्शन जो है वो इंफॉर्मेशन ऑफिसर आपको प्रोवाइड कर देगा, लेकिन बाकी की इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दे पाएगा। ठीक है, तो ऐसा भी सीन क्रिएट हो सकता है। इसलिए इसे इस प्रोसेस को एक तरीके से, या इस एक कॉन्सेप्ट को सेवरेबिलिटी कह सकते हैं। इसमें क्या होगा कि जो भी अप्रोप्रिएट जो इन्फॉर्मेशन ऑफिसर होगा, चाहे वो सेंट्रल लेवल पे हो या स्टेट लेवल पे हो, वो आपको एक नोटिस देगा जिसमें वो बताएगा कि ओनली पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड जो है, आपने जो रिक्वेस्ट किया है ना इन्फॉर्मेशन, उसमें सिर्फ एक पार्ट ही हम आपको दे पाएंगे, नंबर 1। नंबर 2, क्यों नहीं दे पाएंगे उसका रीज़न भी आपको बताया जाएगा कि हम ऐसा डिसीज़न क्यों लिया गया है, आपको एक ही पार्ट क्यों प्रोवाइड किया जा रहा है। तो वो रीज़न्स और जिन जिन मुद्दों पर डिस्कशन होने के बाद हम इस डिसीज़न पे पहुँचे हैं, वो सब भी आपके आगे क्लियर किए जाएंगे। तीसरी जो चीज़ रहेगी, जिस पर्सन ने ये डिसीज़न लिया है उसका नाम और डेजिग्नेशन भी आपको बताया जाएगा। और फिर है कि जो भी फ़ीस, ऑब्वियसली इंफॉर्मेशन लेने की प्रॉपर फ़ीस होगी, तो वो फ़ीस भी आपको कैलकुलेट करके बताई जाएगी, क्योंकि पूरी इन्फॉर्मेशन की फ़ीस और जो आप पार्ट मांग रहे हैं उसकी इन्फॉर्मेशन की फ़ीस में डिफरेंस हो सकता है। तो वो कैलकुलेट करके आपको फ़ीस के बारे में भी बताया जाएगा। तो और उनका जो राइट है, मतलब जिन्होंने आपको ये एक तरह से डिसीज़न लिया है और ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है, उनके पर्टिकुलर्स भी इसमें डिफ़ाइन किए जाएंगे। और इस तरीके से हम पॉसिबल जितना हो पाएगा, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन रिक्वेस्ट की गई है, जिसको डिमांड किया गया है, इफ़ वी कांट प्रोवाइड द होल इन्फॉर्मेशन, देन इफ़ वी कैन प्रोवाइड द इन्फॉर्मेशन इन पार्ट्स, और ए पार्ट ऑफ दैट इन्फॉर्मेशन कैन बी प्रोवाइडेड, देन दिस कॉन्सेप्ट विल बी अडॉप्टेड, राइट। फिर आ जाता है थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन। थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन का मतलब है कि कई बार हम ऐसी इन्फॉर्मेशन मांगते हैं, मान लीजिए एक डिपार्टमेंट में हमने आरटीआई डाली एक डिपार्टमेंट के लिए, और इन्फॉर्मेशन उस डिपार्टमेंट से रिलेट ना करके वो किसी ऐसे व्यक्ति से रिलेट करती है जो उस डिपार्टमेंट से कनेक्टेड नहीं है। तो डिपार्टमेंट या जो भी इन्फॉर्मेशन ऑफिसर होगा, वो ये देखेगा कि किस पर्सन से ये इन्फॉर्मेशन कनेक्टेड है। तो वो थर्ड पार्टी मतलब जिस पर्सन के बारे में इन्फॉर्मेशन ली गई है, उससे 5 डेज़ के अंदर, विद इन 5 डेज़ वो इन्फॉर्मेशन उनसे कलेक्ट करने की कोशिश करेगा। अब क्या होता है कि पहले तो उसको एक नोटिस दिया जाता है, कलेक्ट भी नहीं होगी बल्कि एक नोटिस दिया जाएगा, और उनसे ये पूछा जाएगा कि कई बार क्या होता है कि हम ऐसी इन्फॉर्मेशन डिमांड कर रहे हैं जो इन्फॉर्मेशन थर्ड पर्सन ने डिस्क्लोज़ नहीं करनी, या थर्ड पर्सन ने उसको पहले से ही एग्जेम्प्टेड इन्फॉर्मेशन में डाल रखा है, यानी कि वो इन्फॉर्मेशन हमारी डिस्क्लोज़ नहीं हो सकती। सो इन दैट केस, अगर हम ऐसी ही इन्फॉर्मेशन की डिमांड कर रहे हैं, तो जिस इन्फॉर्मेशन ऑफिसर के पास हमारा आरटीआई का एप्लीकेशन गया है, उसको ये क्या करना है, उनको 5 डेज़ के अंदर उस थर्ड पार्टी के साथ एक नोटिस इशू करना है, और उसमें वो एक जानकारी लेंगे कि क्या आपकी इस इन्फॉर्मेशन को हम डिस्क्लोज़ कर सकते हैं, या कितनी कर सकते हैं, या कितनी नहीं कर सकते हैं। ये सारी जानकारी थर्ड पार्टी से 5 डेज़ के अंदर अंदर वो पहले कलेक्ट करेंगे, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि वो थर्ड पार्टी बिल्कुल ही उस बात के लिए डिनाई कर दे, और ये भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी उसमें से कुछ इन्फॉर्मेशन देने के लिए तैयार हो जाए। तो ऐसा पॉसिबल है, ठीक है। ये बात फिर से दोबारा आ गई है कि ट्रेड सीक्रेट्स, यानी कि कई बार बिजनेस के सीक्रेट्स या कमर्शियल सीक्रेट्स को छोड़कर अगर कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन जो पब्लिक इंटरेस्ट में इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि उसके लिए पर्सनल इंटरेस्ट को हम अवॉइड कर सकते हैं, तो उस इन्फॉर्मेशन को तो हम डिस्क्लोज़ कर सकते हैं, मतलब वो हिडन इन्फॉर्मेशन नहीं रहेगी। तो पब्लिक इंटरेस्ट को पहले हम देखते हैं।
दूसरा जो पॉइंट है इसी पोर्शन में, थर्ड पार्टी के पोर्शन में, थर्ड पार्टी को एक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, उसको 10 डेज़ का टाइम देंगे। हमने तो 5 दिन के अंदर अंदर नोटिस दिया उसको, अब उसके पास 10 डेज़ का टाइम है कि वो हमें अपना जवाब देगी, अपना रिप्रेजेंटेशन देगी, अपना रीज़न बताएगी कि वो ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल करवा पाएंगे या नहीं करवा पाएंगे, ठीक है। और उसके बाद जिस इंफॉर्मेशन ऑफिसर के पास RTI आया था उसको 40 डेज़ के अंदर अंदर उस रिक्वेस्ट का सेटिस्फैक्ट्री आंसर देना है, अगर वो डिनाई कर रही हैं तो भी, और अगर इन्फॉर्मेशन आपके पास आ चुकी है तो भी। तो कुल मिलाकर जो भी डिसीज़न लिया गया है उसकी इन्फॉर्मेशन आप उस पर्सन को, जो एप्लीकेंट है, उसको कितने डेज़ में दे सकते हो? 40 डेज़ में। ये बात आपको शायद ध्यान ना हो तो मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन थर्ड पार्टी से रिलेटेड है तो इन्फॉर्मेशन ऑफिसर को 40 दिन का टाइम मिलता है उसका जवाब देने के लिए, लेकिन अगर थर्ड पार्टी से रिलेटेड नहीं है तो 30 दिन के अंदर अंदर जवाब देना होता है। और अगर कोई मौत और ज़िंदगी का सवाल है, मतलब बड़े अर्जेंट इन्फॉर्मेशन है, तो उसके लिए तो 48 आवर्स के अंदर आपको जवाब देना होता है। तो ये वही 40 डेज़ हैं जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अगला टॉपिक जो आ रहा है दैट इज़ सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, जिसके बारे में हमने एक बार पहले पढ़ा था और थोड़ा सा नाम के बारे में हमें ऑलरेडी नॉलेज है कि सेंट्रल लेवल पे एक कमेटी बनाई जाती, एक कमीशन बनाया जाता है, आयोग बनाया जाता है। इसका नाम है केंद्र सूचना और केंद्रीय सूचना, सॉरी नॉट केंद्र, केंद्रीय सूचना आयोग, ठीक है। अब ये पहले तो हम देखेंगे कि इसका निर्माण कैसे होता है और इसमें कौन कौन लोग होते हैं और ये किस तरीके से काम करती है। तो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन का निर्माण जो है वो एक नोटिफिकेशन जारी किया जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है, केंद्रीय सरकार इसका निर्माण करती है और एक नोटिफिकेशन मतलब एक सूचना जारी करती है और सूचना के ज़रिए सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन बनाया गया है। और उसके बाद जो है इस सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में अब कौन कौन लोग हैं पहले देख लेते हैं। एक तो है चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और एक है बहुत सारे इंफॉर्मेशन और कमीशन, जो भी इनको असिस्ट करेंगे उन्हें हम बोलेंगे सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर, और जो मेन होगा, जो चेयरमैन होगा, उन्हें बोलेंगे चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, ठीक है। अब ये कितने हो सकते हैं जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स हैं? ये 10 तक हो सकते हैं, 10 से ज़्यादा नहीं हो सकते, मतलब 10 या 10 से कम हो सकते हैं, ठीक है। अब इन लोगों की अपॉइंटमेंट कौन करेगा, सवाल ये पैदा होता है। तो चीफ की भी और दूसरे भी कमिश्नर्स जो उसके असिस्ट कर रहे हैं उनकी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करेंगे, यानी राष्ट्रपति करेंगे ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ ए कमेटी। अब एक कमेटी और है, ये कमेटी देख रहे हो ABC, ये कमेटी है जो रिकमेंड करेगी राष्ट्रपति को, यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इनकी अपॉइंटमेंट के लिए, मतलब अपनी रिकमेंडेशन देगी। तो अभी कौन कौन है इसमें? एक तो प्राइम मिनिस्टर है, हु शैल बी द चेयरपर्सन ऑफ द कमेटी, मतलब कमेटी में एक तो प्राइम मिनिस्टर हो गए, एक ऑपोजिशन का जो पार्टी होती है ना, लोकसभा में जो ऑपोजिशन की पार्टी होती है उसके जो लीडर हैं वो, और एक है यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर जो प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट करते हैं। 3 लोग हो गए। तीनों लोगों ने मिलकर एक कमेटी बनाई और अपनी रिपोर्ट बनाई, एक तरीके से रिकमेंडेशन दी। किसको दी? प्रेसिडेंट को दी। प्रेसिडेंट उनके आधार पर इनकी नियुक्ति करेंगे, किसकी? चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर की और इंफॉर्मेशन कमिश्नर की। यहाँ तक बात क्लियर हो गई है। अब क्या करना है? अब सवाल ये पैदा होता है कि और ये क्या क्या चीज़ें हमारे को दे रखी है। हाँ, अभी इनके पास जो पावर्स हैं वो कौन कौन सी हैं, मतलब जो भी चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है और इंफॉर्मेशन कमिश्नर के पास क्या पावर्स हैं, वो सारी पावर्स हैं जो इनको राष्ट्रपति ने दी हैं और जो इनको अकॉर्डिंग टू रूल इस एक्ट के अंतर्गत जो मिली हुई हैं, ये सारी उन पावर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने कार्य को स्मूथली चलाने के लिए। दूसरा, ये लोग कहाँ से आते हैं, मतलब इनकी अपॉइंटमेंट कैसे होती है, ये किस फील्ड से होते हैं? ये एक तरह से ये लगा लीजिए अपने अपने एरिया के एक्सपर्ट हैं। कोई पर्सन मैनेजमेंट से रिलेटेड हो सकता है, कोई जर्नलिज्म से हो सकता है, कोई मास मीडिया का हो सकता है, कोई लॉ, किसी को लॉ में नॉलेज हो सकती है। अलग अलग एरियाज़ के जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनमें से हम चुनाव करते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आ रहा है कि जो भी ये लोग होंगे, मतलब चीफ और चीफ के साथ जो असिस्ट करेंगे इंफॉर्मेशन कमिश्नर, उनमें से कोई भी पर्सन ना तो किसी संसद में,
कोई एमपी एमएलए नहीं होगा, किसी गवर्नमेंट जॉब पे नहीं होगा, कोई प्राइवेट बिजनेस नहीं करेगा। कहने का मतलब होता है कि वो मेनली इसी काम को करेंगे, इसके अलावा वो किसी भी और चाहे सरकारी हो या गैर सरकारी किसी भी काम में अपने आप को ऑक्यूपाइड नहीं रख सकते, किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं जुड़ सकते, कोई भी ऐसा पार्लियामेंट का मेंबर नहीं बन सकते। ये इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है। अब इनका जो हेडक्वार्टर है इस कमीशन का वो दिल्ली में है, लेकिन और जगह अपने ये ऑफिसेज जो हैं अप्रूवल लेकर और जगह ऑफिसेज भी खोल सकते हैं। ये तो हो गई सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के बारे में कुछ बातें। अब देखते हैं कि ये ऑफिस कितने टाइम के लिए बनाया जाता है और क्या कंडीशन है। यहाँ पर जो दो लोग मैंने बताए, एक तो चीफ़ और चीफ़ के साथ जो असिस्ट करते हैं वो लोग जो 10 से नीचे हैं या 10 हैं, तो वो उनका एज क्या है, मतलब कितने साल तक वो ये काम कर सकते हैं। उनका मैक्सिमम एज 65 ईयर्स होना चाहिए। 65 से नीचे 65 तक आते आते उन्हें रिटायर होना होगा, या फिर जितना टाइम जो है सेंट्रल गवर्नमेंट उनका अप्रूव करेगी, ठीक है। या तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो टाइम अप्रूव करेगी या 65 ईयर्स, ये लगा लीजिए, विच एवर इज़ मतलब लेस वाला सीन रहेगा। ये चीफ़ के बारे में कह रहे हैं, ठीक है। सिमिलरली दूसरे पर्सन का भी यही रहेगा, और इन लोगों की रीअपॉइंटमेंट नहीं हो सकती, ये ध्यान में रखिएगा। मान लीजिए चीफ़ रिटायर हो गए, दोबारा उसी पर्सन को आप चीफ़ नहीं लगा सकते, ठीक है। लेकिन एक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर जो है वो प्रमोट होकर चीफ़ बन सकता है, उसकी अपॉइंटमेंट दोबारा हो सकती है, बट चीफ़ के तौर पर होगी। ये नहीं है कि एक इन्फॉर्मेशन कमिश्नर दोबारा इन्फॉर्मेशन कमिश्नर बन जाएगा, ये नहीं होगा। वो दोबारा बनेगा तो चीफ़ बन सकता है, क्योंकि प्रमोट होकर बन सकता है, वैसे नहीं बन सकता है। बाकी 65 ईयर्स वाला तो वो सीन उसमें भी यही रहेगा। अब मान लो 1% ये भी होता है कि एक पर्सन जो है वो एक पर्सन जो है वो इंफॉर्मेशन ऑफिसर था, सेंट्रल इंफॉर्मेशन ऑफिसर था, ठीक है। अब वो उसने जो है 62 ईयर्स में जो है छोड़ दिया। मान लीजिए उसने 3 साल पहले छोड़ दिया, वो अपनी मर्जी से छोड़ भी सकते हैं, कभी भी किसी भी वक्त वो रिज़ाइन करके जा सकते हैं। तो 62 ईयर्स में उसने छोड़ दिया, बट उसने रीअपॉइंटमेंट उसकी हो गई चीफ़ की तरह, तो 3 साल और जॉब कर सकता है, ये ध्यान में रखना। यानी कुल मिलाकर मतलब टोटल उसका जो टाइम होगा ना चीफ़ और इन्फॉर्मेशन कमिश्नर के तौर पर, टोटल उस ड्यूरेशन ऑफ सर्विस जो होगा उसका वो 5 साल रहेगा, ये ध्यान में रखना। 5 ईयर से ज़्यादा नहीं रहेगा, ये आपको यहाँ क्लियर है। मान लीजिए एक पर्सन इन्फॉर्मेशन कमिश्नर है, उसने 3 साल काम किया, छोड़ दिया, और दोबारा उसकी अपॉइंटमेंट चीफ़ के तौर पर हुई, तो फिर वहाँ वो सिर्फ 2 साल के लिए काम कर पाएगा, क्योंकि टोटल उसने 5 ईयर्स के लिए ही इस ऑफिस में काम करना है, ठीक है। और इसके अलावा क्या कह रहा है ये, एक सेकेंड देख लेते हैं क्या बताना चाह रहा है। हाँ, ये अपने काम को शुरू करने से पहले प्रेसिडेंट के आगे अकॉर्डिंग टू एक प्रथा है कि एक ओथ लेंगे, एक शपथ ग्रहण समारोह में एक शपथ ली जाती है बाकायदा इन लोगों के द्वारा अपने ऑफिस का काम स्टार्ट करने से पहले। तो एक फॉर्मेलिटी है ये भी, और जब चाहें ये राइटिंग में अपना रेजिग्नेशन जो है वो प्रेसिडेंट को दे सकते हैं और जा सकते हैं, ठीक है। और हाँ, इनको निकाला भी जा सकता है, वो अलग बात है कि निकालने का मतलब तो यही रहेगा कि कहीं ना कहीं इन्होंने कुछ गड़बड़ करी है तो ही हम इनको निकाल रहे हैं, तो रिमूव भी किए जा सकते हैं। अब है सैलरी और अलाउंसेस की बात। तो सैलरी की बात करते हैं कि सैलरी और अलाउंसेस इनको एज़ पर गवर्नमेंट रूल्स, अगर सेंट्रल लेवल की बात कर रहे हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से मिलेगी, ठीक है। रिमूवल की बात करते हैं, वही पॉइंट दोबारा से आ गया कि अगर कोई भी चीफ़ या इंफॉर्मेशन और कमिश्नर का बिहेवियर गलत पाया जाता है, वो किसी उसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट ने कोई इंक्वायरी की है और उसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने एक रिपोर्ट तैयार करके प्रेसिडेंट को रिकमेंड किया है कि इस पर्सन को हटाया जाना चाहिए, तो उस पर्सन को हटाया जा सकता है, ठीक है। और ऑब्वियसली प्रेसिडेंट जो है उसको वैसे भी सस्पेंड कर सकता है। कई सारे ऑप्शन हैं, जैसे अगर वो इंसॉल्वेंट हो गया तो भी वो अपने पोस्ट को उसको छोड़ना पड़ेगा। अगर वो किसी क्राइम में इन्वॉल्व हुआ पाया गया, ठीक है, प्रेसिडेंट के अकॉर्डिंगली अगर वो किसी क्राइम में इन्वॉल्व है जो मोरल वैल्यूज़ के अगेंस्ट है, अगर वो उसने किसी जॉब ग्रहण कर ली है, मान लीजिए कोई सरकारी नौकरी भी वो साइड बाय साइड कर रहा है चोरी छिपे, तो ऐसा तो नहीं पॉसिबल ना कि आप सरकारी नौकरी तो कम से कम नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर वो कुछ इस तरीके से बिना डिस्क्लोज़ किए सब किसी काम में पाया जाता है, जबकि उसको मनाही है कि वो किसी भी और प्रॉफिट को नहीं ले सकता, तो वहाँ पे उसको हटा दिया जाएगा। और उसके अलावा अगर प्रेसिडेंट को ये लगता है कि वो अपने काम को करने के लिए अनफिट है, चाहे वो फिज़िकली या मेंटली, तो भी उसको हम
मतलब प्रेसिडेंट अपनी रिकमेंडेशन देकर उसको हटा सकता है, ठीक है। और इसके अलावा उसने कोई अपनी जॉब के जो उसका काम है चीफ के तौर पे या इंफॉर्मेशन कमिश्नर के तौर पे, अगर उसके अलावा कोई और फाइनेंशियल बेनिफिट्स अर्न कर रहा है जो कि गलत है, जो अलाउड नहीं है, देन इन दैट केस ही और शी कैन बी एक्सपेल्ड। वो अपने उनको टर्मिनेट किया जा सकता है। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो भी कार्य उसको सौंपा गया है उस कार्य में कोई भी उसके पार्ट पर गलती नहीं होनी चाहिए, और जो रूल्स हैं वो उसके हिसाब से उसको फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आप इसको ध्यान से देखिए और नेक्स्ट वीडियो में हम स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर के बारे में बात करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।